थम गई आम इंतखाबात के 8वें दौर की इंतखाबी मुहिम। बुध के रोज 7 सूबों की 64 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राहुल के गढ़ में मोदी की रैली। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी की हिमायत में मांगे वोट। बांग्लादेशियों पर मोदी के बयान से भड़की ममता। कहा, बंगाल के एक भी शख्स को छुआ तो हिला दूंगी दिल्ली। आजमगढ़ को दहशतगर्दों का गढ़ कहकर फंसे अमित शाह। सपा इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। और असम के फिरकाराना फसादात में महलूकीन की तादाद पहुंची 34 के पार। तफ्तीश में जुटी एनआईए। अदब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में हूं सहल रज़ाक। खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं इंतखाबी सरगर्मियों के। आम इंतखाबात के 8वें दौर की तशहीरी मुहिम पर आज ब्रेक लग चुका है। बुध के रोज 8वें मरहले में जो है वो 7 सूबों की 64 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें बिहार की 7, उत्तर प्रदेश की 15, हिमाचल प्रदेश की 4, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तराखंड की 5, मगरिबी बंगाल की 6 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। 8वें मरहले में अमेठी से कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी, बीजेपी की नायब सदर स्मृति ईरानी, आप के रहनुमा कुमार विश्वास, वहीं सुल्तानपुर से वरुण गांधी, फूलपुर से क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, गोंडा से मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा, सारण से आरजेडी रहनुमा राबड़ी देवी, बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी, हाजीपुर से एलजेपी सदर रामविलास पासवान, हमीरपुर से बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर, मंडी से सूबाई वजीर आला वीरभद्र सिंह की अहलिया प्रतिभा सिंह, वहीं गढ़वाल से बीसी खंडूरी, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल और रेणुका रावत। इसके अलावा काकीनाड़ा से पल्लम राजू, राजमपेट से डी पुरुंदेश्वरी और आसानसोल से बाबुल सुप्रियो की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो इसके लिए जो है वो 8वें दौर की जो मुहिम थी, इससे पहले थमने से पहले 8वें मरहले की इंतखाबी तशहीर जो है वो खत्म होने से पहले सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी नरेंद्र मोदी ने एक इंतखाबी रैली को खिताब किया। हर बार की तरह यहां भी मोदी ने मरकज की यूपीए हुकूमत और सूबे की अखिलेश हुकूमत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, इसलिए मुल्क को इससे आजादी मिलनी ही चाहिए। मोदी ने कहा है कि मुल्क में अब बम, बंदूक और पिस्तल की सियासत नहीं चलेगी। साथ ही मोदी ने यह भी कहा है कि दागी अराकीन पार्लियामेंट पर मुकदमा होना चाहिए और गुनहगारों को ऐवान में कोई जगह नहीं है। मोदी ने कहा है कि 2014 का आम इंतखाबात पार्टियां नहीं बल्कि मुल्क की आवाम लड़ रही है। मोदी ने कहा है कि वो लूटना नहीं जानते, सिर्फ मांगना जानते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना आता है, वो आज तक लड़ते ही आए हैं। मोदी ने कहा है कि आवाम के सामने सर झुकाकर मांगने में कैसी शर्म। उन्होंने कहा है कि हमें मांगना मंजूर है क्योंकि हमें लूटना नहीं आता। मैडम सोनिया जी ने कहा ये मोदी मांग रहे हैं। मैडम सोनिया जी ने कहा क्योंकि मैंने एक सभा में कहा था ये दिल मांगे मोर। तो मैडम सोनिया जी आजकल, पहले तो मेरा नाम नहीं देती थी, लेकिन अब मेरा नाम देकर के पुकारती है, क्योंकि सारा देश मोदी मोदी करता है तो वो क्या करें, उनको भी मोदी का नाम देना पड़ता है। उन्होंने कहा ये मोदी मांग रहा है, एक गरीब मां का बेटा मांगेगा नहीं तो क्या करेगा। हम तो मांगेंगे, सर झुका करके मांगेंगे। जनता तो ईश्वर होती है, ईश्वर के दरबार में मांगना बुरा नहीं होता। मैडम सोनिया जी, ये मांगना आपको बुरा लगता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हमें मांगना तो मंजूर है, लेकिन लूटना हमें मंजूर नहीं है। हम मांगते जरूर है, लेकिन हम लूटते नहीं है। जो लूटने वाले हैं उनको मांगना नहीं पड़ता है। वहीं मोदी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी पर तंकीद करते हुए कहा है कि पहले तो सोनिया गांधी उनका नाम कभी नहीं लेती थी, लेकिन अब हर रैली में वो मोदी मोदी कर रही हैं।
उन्होंने कहा है कि उन्हें पीएम कहने पर सोनिया गांधी के मुंह में घी शक्कर। वहीं सपा और बीएसपी पर तंकीद करते हुए मोदी ने कहा है कि सपा और बीएसपी सब एक ही थाली में खाते हैं और उस थाली में खाना सोनिया गांधी खुद परोसती हैं। ये लखनऊ में तो कुश्ती करते हैं, लेकिन दिल्ली में तो दोस्ती करते हैं। ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये सबका एक ही थाली में खाना होता है और बेड़ियम सोनिया जी परोसती है और ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। इनको अलग मत मानिए। ये लखनऊ में कुश्ती करते हैं, दिल्ली में दोस्ती करते हैं। मैडम सोनिया जी ने एक और बात बता दी। उन्होंने ये कहा अभी तो चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं और मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री मानने लग गए हैं। बताइए भैया क्या करूं मैं, क्या करूं? ये मैडम सोनिया जी, मैं इसके लिए तो आपको क्या कहूं, जब आपने कह ही दिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री दिखता है। सोनिया जी, हमारे यहां कहावत है, आपने इतनी अच्छी बात बोल दी है तो आपके मुंह में घी शक्कर। दरअसल इंतखाबी तशहीरी मुहिम थमने से पहले बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भी एक रैली को खिताब किया। खास बात यह है कि जब मोदी अमेठी में तशहीर कर रहे थे तब यहां न राहुल गांधी थे और न ही प्रियंका गांधी। ज़ेरे-गौर कि साल 1977 को छोड़ दें तो यह पहला मौका है जब गांधी नेहरू खानदान के किसी मेंबर को अमेठी में अपनी कामयाबी के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। उधर दूसरी जानिब मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अमेठी में मोदी की रैली से कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के पार्लियामानी हलके पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मोदी राहुल गांधी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि बीजेपी और मोदी को लगता है कि राहुल उनके लिए चैलेंज हैं। वहीं बीजेपी रहनुमा अरुण जेटली ने दावा किया है कि सैलाब की तरह बढ़ रही मोदी की लहर अमेठी पहुंच गई और मुल्क को इस बार राहुल गांधी की हार के तौर पर हैरान कर देने वाले नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। जेटली ने कहा है कि अमेठी के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट का वहां की आवाम से रिश्ता सिर्फ कहने का है। अरुण जेटली ने कहा है कि बरसों से गांधी खानदान का मजबूत गढ़ बने रहने के बावजूद अमेठी की गिनती जो है वो उत्तर प्रदेश के सबसे पसमानदा पार्लियामानी हलकों में होती है। ऐसे में राहुल इस बार जबरदस्त इक़्तिदार मुखालिफ हवा का सामना कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के अमेठी जाने से बौखलाई कांग्रेस अब मोदी को काशी में जवाब देने की तैयारी में है। खबर है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी वाराणसी में एक रैली को खिताब कर सकती हैं। माना जा रहा है कि काशी में मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। हालांकि अजय राय की शबीह को लेकर पार्टी का एक बड़ा तबका अब भी इसकी हिमायत में नहीं है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। थम गयाम इंतखाबात के 8वें दौर की इंतखाबी मुहिम। बुध के रोज 7 सूबों की 64 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राहुल के गढ़ में मोदी की रैली। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी की हिमायत में मांगे वोट। बांग्लादेशियों पर मोदी के बयान से भड़की ममता। कहा बंगाल के एक भी शख्स को छुआ तो हिला दूंगी दहली। आजमगढ़ को दहशतगर्दों का गढ़ कहकर फंसे अमित शाह। सपा ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। दिग्विजय ने बीजेपी पर साधा निशाना। और असम के फिरकावाराना फसादात में महलूकीन की तादाद पहुंची 34 के पार। तफ्तीश में जुटी एनआईए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। खबरनामे के सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं इंतखाबी सरगर्मियों की। बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी एक नए तनाज़े में फंस गए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी आज एक इंतखाबी रैली कर रहे थे फैजाबाद में। उस वक्त जो है वो जिस स्टेज से वो अवाम को खिताब कर रहे थे वहां पर जो है वो राम की तस्वीर लगी हुई थी, भगवान राम की तस्वीर थी। इसके अलावा राम मंदिर का भी जो है वो फोटो वहां पर लगा हुआ था। इस बात को लेकर जो है वो नरेंद्र मोदी अब एक नए तनाज़े में फंस गए हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मोदी जिस स्टेज से रैली को खिताब कर रहे थे उसके पीछे भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर लगाई हुई थी। बहरहाल इस मसले पर सख्त रवैया अपनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मजहब की बिना पर वोट की अपील करना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। यही नहीं, फैजाबाद की रैली में मोदी को भगवान राम भी याद आए। मोदी ने रैली में कई बार भगवान राम का नाम भी लिया। मोदी ने रैली को खिताब करते हुए कहा कि उन्हें राम की जमीन से भी कमल चाहिए। खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इंतखाबी सरगर्मियों की। दूसरी तरफ जो है वो जहां मोदी एक नए तनाज़े में फंसे, वहीं मोदी के करीबी अमित शाह भी एक बार फिर से तनाज़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह ने एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान दिया है और आजमगढ़ को दहशतगर्दों का गढ़ करार दिया है। इतवार के रोज आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत यादव की हिमायत में रैली करते हुए अमित शाह ने कहा है कि यहां दहशतगर्द इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की हुकूमत उनको छोड़े जाने की पैरवी करती है और इसीलिए इनके मन में हुकूमत के तय कोई डर नहीं है। बहरहाल अमित शाह के इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन को अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी अमित शाह ने एक इश्तिहार अंगेज बयान दिया था जिसके बाद उनके बोलने पर पाबंदी आयद की गई थी। हालांकि उनकी पाबंदी उस पर से जो है वो पाबंदी को हटा लिया गया था और उसके बाद जो है वो अब एक बार फिर से अमित शाह ने मुतनाज़ा बयान दिया है। उधर दूसरी जानिब बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जांच की जानी है, स्नूपगेट मामले की जांच, इसको लेकर यूपीए जो है वो अब दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रहा है। यूपीए दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। यूपीए की हलीफ जमात एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त मामले की जांच कराने को गलत ठहराया है। वहीं इस मामले की जांच किसी जज से कराने के यूपीए हुकूमत के फैसले को मोदी ने मायूसी में उठाया गया कदम बताया है। मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि यह उस हुकूमत का मायूसी में उठाया गया कदम है जिसे यह पता चल चुका है कि उसकी हार तकरीबन तय है। मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि मौजूदा यूपीए हुकूमत में कुछ रहनुमाओं ने तो हार के डर से इंतखाब लड़ना भी मुनासिब नहीं समझा। ज़ेरे की मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने जुमा के रोज कहा था कि गुजरात में एक खातून की जासूसी के मामले की तफ्तीश के लिए मरकजी हुकूमत 16 मई से पहले एक जज को मुंतखब कर देगी। हम आपको बता दें कि 16 मई के दिन ही आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने वाला है। हम आपको बता दें कि स्नूपगेट का ये मामला है, इसको लेकर जो है वो काफी पुराना ये मामला है। हालांकि सवाल ये भी उठे थे कि हुकूमत ने अब तक आखिर में इस मामले के लिए जज कोई मुकर्रर क्यों नहीं किया। हालांकि खबरें कुछ इस तरीके से भी आई थी कि एक जज को मुकर्रर किया था हुकूमत ने, लेकिन उस जज ने इस मामले की जांच से खुद को अलग कर लिया था और उसके बाद जो है वो अब हुकूमत की तरफ से जो फैसला लिया गया है इससे जो है वो खुद मरकजी हुकूमत की यूपीए जो है वो अब दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। जहां यूपीए के दो अहम हलीफ जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसीपी इस वक्त इस जांच को कराए जाने के खिलाफ इसको जायज नहीं बता रहे हैं, इस पर एतराज दर्ज करा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए हुकूमत जो है वो मायूसी में ये कदम उठा रही हैं। बहरहाल असम के फिरकावाराना फसादात को लेकर भी सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर, इस पर भी जो है वो जबरदस्त सियासत हो रही है। कांग्रेस पार्टी के बाद अब ममता बनर्जी जो कि मगरबी बंगाल की वजीर आला हैं और टीएमसी की सदर हैं, उन्होंने भी जो है वो असम के फिरकावाराना फसादात को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने भी जो है वो असम फसादात को लेकर बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि इक़्तिदार की लालच में चंद सियासतदानों की कुछ खास तंकीद आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ममता ने मोदी का नाम लिए बगैर उनकी तरफ इशारा करते हुए फेसबुक पर कहा है कि उनकी जबान काबू में होनी चाहिए और उन्हें वहां आग से सियासत नहीं खेलनी चाहिए जहां मजलूम और बेकसूरों की जिंदगी शामिल है। वहीं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जरिए बांग्लादेशियों को वापस भेजने के बयान पर भी ममता बनर्जी ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल के लोगों को हाथ भी लगाया तो वो दिल्ली हिला देंगी। ममता ने कहा है कि इस सूबे में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई या बांग्लादेशी को अगर परेशान किया गया तो तृणमूल दिल्ली को हिला देंगी। ममता ने कहा है कि बांग्लादेशियों को वापस भेजने जैसी तकसीम करने वाली बात तृणमूल हुकूमत हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। दारुल हुकूमत दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की
124वां बर्थडे मनाया गया। ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से दिल्ली यूनिट की तरफ से 2 मई के रोज दारुल हुकूमत दिल्ली के ITO मुकीम IMA कन्वेंशन सेंटर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 124वां बर्थडे मनाया गया। इस प्रोग्राम में दिल्ली की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स पामेला बाली प्रसाद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वहीं इनके अलावा मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडीज, दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर आनंद कृष्णा और मशहूर माहिर समाजियात JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार समेत कई लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान मेहमान खास इनकम टैक्स कमिश्नर आनंद श्री कृष्णा ने डॉक्टर अंबेडकर के जरिए खवातीन को मजबूती देने के लिए किए गए उनके कामों का जिक्र किया। आनंद कृष्णा ने याद दिलाया कि बाबा साहब अंबेडकर खवातीन को मजबूती देने के हामी थे। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध ने खवातीन को दीक्षा का हक देकर और आज़ाद भिक्षुणी संघ की शुरुआत करके खवातीन की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। वहीं प्रोग्राम में मौजूद JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर को लोगों से अभी तक मुख्तसर से नजरिए से जो है वो लोगों ने उन्हें देखा है। विवेक कुमार ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जो है वो सिर्फ आइन के बानी नहीं थे और सिर्फ दलित के रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो कौमी मेमार थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में रह रहे दलितों, आदिवासियों, पसमानदों और खवातीन के हकूक की हमेशा एक लंबी लड़ाई लड़ी है। क्या कुछ कहा है इस प्रोग्राम में मौजूद मेहमान खुसूसी ने, आइए सुनते हैं। महात्मा गांधी जी ने यही बात किया, बोला समाज, हमारा लोगों को सामाजिक न्याय चाहिए, हमारा लोगों को आर्थिक बंधन से मुक्ति चाहिए, आर्थिक बंधन से मुक्ति चाहिए और सामाजिक न्याय हमारा लोगों को हमने पहुंचाना है। ये महात्मा गांधी का सोच। और जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, ये सारा राजभार में कोई मतलब नहीं है, फायदा नहीं। यही बात आगे लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा जीवन हम देखेगा तो उन्होंने समाज को ऊपर लाने का उनका पूरा जीवन समर्पण किया, समर्पित किया। डॉक्टर अम्बेडकर महान थे और उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। उसमें मतलब हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, पर उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एनालाइज करके सारा उनकी पर्सनालिटी बताई हैं कि इतने बड़े आदमी और इतने हम्बल, और आज के दिन में ऐसे महान व्यक्ति के कहाँ मिलते हैं। गांधी जी को वो कह रहे थे, लोगों ने पूछा अंग्रेज इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं, मेरे तो वही ऐसा है, तो आपको आजादी की क्या जरूरत है। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें स्वराज चाहिए क्योंकि हम समाज बदलना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट रखी थी, मांगी थी, वो यही तो है। जब आप मेरिट की बात करते हैं तो यही तो कहा जाता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और जब डॉक्टर अंबेडकर रिजर्वेशन की बात कर रहे थे तो उनका मकसद कुछ लोगों को नौकरियां दिलाना नहीं था। रिजर्वेशन एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। हम लोग आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, इंडिया भी नंबर 3 आफ्टर USA एंड चाइना, इट इज नंबर 3rd इकोनॉमी। लेकिन उस समय 3rd इकोनॉमी नहीं था। जब बाबा साहब 1913 में पढ़ने गए कोलंबिया में, तो मैडम जाने के बाद अब से 101 साल पहले 1913 he writes a letter on 4th August to be precise, 4th August 1913 to his friend. He says we should reject the theory that mother father gives only birth to the child and not destiny. They don't write their luck. He said we must change this and say parents also make the destiny of the child. How? By giving education. And then he says you must start giving education to your daughter, because he says the 50% population of any country consists of the women. किसी भी देश की, किसी भी समाज की आधी आबादी 50% महिलाओं की होती है, और जब तक किसी समाज की महिलाएं सशक्त नहीं बनती हैं, unless women are empowered, no country can progress.
चाहते हैं कि हमारा एक समानांतर, हमारी एक संस्कृति, हमारी एक संरचना, हमारा एक इतिहास जाना जाए, लिखा जाए और बताया जाए। जो कार्यक्रम है वो भाईचारे का कार्यक्रम है। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिंग फर्टिलिटी, एंड इफ द वुमेन वांट दे कैन आल्सो से दैट इट इज द प्रोग्राम फॉर सिस्टीरियरिटी, बहनचारा और भाईचारा। वो वाला भाईचारा नहीं कि हमको आपको भाई समझे, आप हमको चारा तो हो चुका भाईचारा, वो वाला नहीं। ये वास्तविकता में भाईचारे का कार्यक्रम है। कोई एक दिन मुकर्रर करना पड़ेगा जब आप मिले, आप अपने दुख दर्द को सहें, जब आप दूसरे समाज के लोगों से ये बताएं कि हमारे समाज के ये मसाइल हैं। तो ये कार्यक्रम वो भी है कि हम अपने भाईचारे का कार्यक्रम करें, कि हम बाबा साहेब अंबेडकर और अनेक समाज सुधारकों की जो लंबी कड़ी है, फहरिस्त है, हम आदर पूर्वक अपना आदर और सत्कार उनके प्रति प्रकट करना चाहते हैं। We want to pay respect to the social reformers who have not only tried to give us human rights but they have also given us self-respect. तो हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जैन न्यूज़।